नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। वैसे अगर देखा जाए तो डायरेक्ट आप मुझसे क्लास में नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार कोरोना महामारी के चलते जिस प्रकार से कोचिंग संस्थान बंद हैं, उससे मैं आप लोग के सामने फेस टू फेस आकर नहीं पढ़ा पा रहा हूं। लेकिन फिर भी आप ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब चैनल से मेरे जो भी आप स्टडी कर रहे हैं उसमें आपके एक क्रम को बनाए रखना है, जिससे कि आने वाले समय में जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो वहाँ पे हमारे लिए कोई चुनौती न बन पाए। ऐसा ना हो कि हमारी पढ़ाई का एक रिदम जो है वो टूट जाए और उस परिस्थिति में हमको फिर से एक नई तैयारी करके वापस आना पड़े। तो ऐसी स्थिति न बने, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। और वैसे भी आपको पता है कि कोरोना महामारी के बाद जब सब कुछ स्थिति सामान्य हो जाएगी, जैसा मैं चाहूँगा कि स्थिति सामान्य हो, तो उस दशा में एक बार फिर से छात्रों का भीड़ जो है कोचिंग संस्थानों की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हर बच्चे के दिमाग में अब एक ही बातें हैं कि हमें किसी भी स्थिति में सरकारी जॉब ही लेना है। जिस तरह से प्राइवेट जॉब वाले लोगों को इस कोरोना महामारी में समस्याओं का सामना करना पड़ा है, उनसे एक बात स्पष्ट हो गई है कि अब किसी भी हालात में लोग चाहेंगे कि हमें सरकारी जॉब ही मिले। तो ये सरकारी जॉब आपको तभी मिल पाएगा जब आप पढ़ाई के सिलसिले को लगातार बनाए रखेंगे। आगे हम भी कोशिश करते रहेंगे कि आपको यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको कंटिन्यू सेवाएं देता रहूं। कोचिंग संस्थान खुलने के बाद भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से इससे संबंधित सेवाओं को मैं दूंगा, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से ही आगे कंटिन्यू उस वीडियो को करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो लोग मेरी वीडियो को कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें इस बात का एहसास है कि मैं पिछली बार डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर को शुरू किया था, और डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर को शुरू करते हुए मैंने उसकी बेसिक कुछ बातों को समझाने की कोशिश की थी। लेकिन उस डाइजेस्टिव सिस्टम से अब किस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे, आगे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है, इन चीज़ों को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन छात्रों, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप मेरा बेसिक जो पहला डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लास रहा है, जो पहला वीडियो रहा है, उसको आप ज़रूर देख लेंगे, ताकि आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो सके। हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद भी मैं एक वीडियो को डाला था जो कि करंट अफेयर से संबंधित था। चीन के उइगर मुसलमानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के संबंध में मैंने वीडियो बनाया था। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसके पहले वीडियो मैंने डाला था, उस वीडियो के पूरा कंप्लीट होने के लिए आपको कम से कम 2-3 वीडियो को ढंग से देखना पड़ेगा, और हर एक वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो फाइनली थोड़ा सा हम इस बात को बताए थे आपको पिछले वीडियो में कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमको 2 चीज़ों पर ही विशेषकर केयर करना है। 2 चीज़ें पर जो विशेष रूप से केयर करना है, वो 2 चीज़ें कौन कौन है? तो उसमें एक है कि डाइजेशन का प्रोसेस मानव शरीर के किस ऑर्गन में होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं, जहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत, उन सारे ऑर्गन के बारे में हमको जानकारी हासिल करनी है कि किस ऑर्गन में भोजन के किस कंपोनेंट का पाचन होता है। दूसरी बड़ी बात हमको ये देखना है कि डाइजेशन का जब प्रोसेस अंग में होता है तो उस अंग में उस भोजन के न्यूट्रिएंट का पाचन कराने के लिए कोई ना कोई एंजाइम रिलीज होता है। तो वो एंजाइम किस ग्लैंड से रिलीज होता है और वो रिलीज होकर भोजन के किस कंपोनेंट का पाचन कराता है, इसी बात को हमको इस डाइजेस्टिव सिस्टम में समझना है। तो 2 चीज़ों पर हम केयर करेंगे। एक तरफ हम उस ऑर्गन को रखेंगे जिस ऑर्गन में भोजन का पाचन होता है, दूसरी तरफ हम शरीर के उस ग्लैंड को रखेंगे जिस ग्लैंड से निकलने वाला एंजाइम उस भोजन के पार्टिकल्स का पाचन करता है। तो आइए हम इसी चीज़ को थोड़ा सा एक बार फिर से हम आपको पिछले वीडियो में बैक कराकर थोड़ा सा उसका डेमो यहाँ पर दे रहा हूँ। जो पिछले वीडियो में मैंने बात बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमको जो 2 बातें पढ़नी हैं, उनमें 2 बातें कौन कौन हैं? तो एक तरफ हमको पढ़ना है उस ऑर्गन के बारे में जिस ऑर्गन में पाचन का प्रोसेस होता है। और मैंने इस बात को बताया था कि पाचन का प्रोसेस जिन जिन अंगों में होता है, उन सारे अंगों को मिलाकर उन्हें हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल
उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल। जबकि दूसरी तरफ है उस भोजन के कंपोनेंट का पाचन कराने के लिए उस अंग में जो एंजाइम निकलता है, वो एंजाइम किसी न किसी ग्लैंड से निकलता है और उस ग्लैंड से निकला हुआ एंजाइम उस फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन करता है, उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ता है। तो दूसरी तरफ हमको ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना था और मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल के तहत भोजन के पाचन की प्रोसेस की अगर हम बात करें शुरू कहाँ से होती है, तो ये शुरू होता है माउथ से। यानी कि हमको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो पहला ऑर्गेन पढ़ना है, इस एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट पढ़ना है, पहला ऑर्गेन पढ़ना है, वो ऑर्गेन है माउथ। और जब हम माउथ पढ़ेंगे तो इसमें दो चीज़ों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, एक टीथ पर और दूसरा टंग पर। टीथ और टंग ये दो चीज़ें हैं जहाँ से इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। माउथ के बाद जो भोजन जाता है वो एसोफेगस में जाता है। एसोफेगस जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, हिंदी में इसे हम आहार नाल कहते हैं। आहार नाल में जब भोजन जाता है तो यहाँ पर फूड के पाचन का प्रोसेस होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का ग्लैंड नहीं पाया जाता है। उसके बाद तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो एसोफेगस से भोजन पहुंचता है अब एस्टोमक में, और एस्टोमक में जब पहुंचता है तो इस एस्टोमक को हम कहते हैं अमाशय। और यहाँ जब भोजन पहुंचता है तो यहाँ पर भोजन के पार्टिकल्स का पाचन होता है, और यहाँ पर पाचन कराने के लिए किसी न किसी ग्लैंड से यहाँ पर एक एंजाइम निकलता है। तो वो एंजाइम कौन सा निकलता है ये बाद में हम जानेंगे, लेकिन वो ग्लैंड कौन सा है इसको हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। यानी कि इधर के साइड में हम चीज़ों को पढ़ेंगे, उन ग्लैंडों का नाम पढ़ेंगे जो कि एंजाइम को निकालकर भोजन का पाचन करवाते हैं। अगर हम एस्टोमक के बाद बात करें तो उसके बाद जाता है भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, और छोटी आंत में भी भोजन का पाचन होता है, इसलिए यहाँ भी कोई ना कोई ग्लैंड होगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड होगा, जो कि जो भोजन के पाचन में सहायक होने वाले ग्लैंड्स होते हैं उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं या डाइजेस्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन जब जाता है तो यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, क्योंकि अंतिम रूप से भोजन का पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है। तो बड़ी आंत में भोजन को पचाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ग्लैंड पाया ही नहीं जाता है। तो यहाँ भी कोई किसी प्रकार का कोई ग्लैंड रहेगा। उसके बाद छठे नंबर पर जो हमको ऑर्गन पढ़ना है वो पढ़ना है एनस के बारे में। एनस जिसको हम गुदा कहते हैं, और इस गुदा में भी भोजन का चूंकि पाचन नहीं होता है तो यहाँ भी किसी प्रकार का कोई ग्लैंड नहीं पाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल जो है जहाँ पर भोजन का पाचन होता है जिन जिन अंगों में, उस पूरे एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई मैंने बताया था 9 मीटर, या अगर इसको फीट में कहे तो कितना होगा 33 फीट। 33 फीट एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई होती है। और इस एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत माउथ से होती है, जो माउथ से शुरू होकर एनस पर समाप्त होता है। तो हमको इस एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत 6 ऑर्गेन के बारे में पढ़ना है। 6 उन ऑर्गेन के बारे में पढ़ना है जहां पर भोजन के पाचन का प्रोसेस होता है। दूसरी तरफ इन 6 ऑर्गेन में जब भोजन के पाचन की प्रक्रिया होती है तो उस भोजन का पाचन कराने के लिए कैटलिस्ट की भांति काम करते हैं एंजाइम। एंजाइम आकर भोजन के फूड पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो भी एंजाइम निकलते हैं वो सारे किसी न किसी ग्लैंड से निकलते हैं। और ग्लैंड को हम 2 पार्ट में बांटे थे, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो एंजाइम को श्रवण करते हैं, जबकि एंडोक्राइन उन ग्लैंड्स को कहा जाता है जो हार्मोन या जूस का श्रवण करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि भोजन के पाचन की आवश्यकता है तो एंजाइम उस पर काम करेगा, और एंजाइम निकालने वाले ग्लैंड को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड या डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं। तो यहाँ पर अब ग्लैंड्स में कौन कौन आएंगे, चूंकि माउथ में भोजन का पाचन होता है तो यहाँ पर जो ग्लैंड होता है वो कौन सा ग्लैंड होता है,
सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड जिसको हम लार ग्रंथि कहते हैं, इसको हम कहते हैं लार ग्रंथि। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि एक ग्लैंड हमको सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑर्गन है ओएसोफेगस फूड पाइप, जहाँ पर भोजन का पाचन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर किसी ग्लैंड की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब जब भोजन एस्टोमक में पहुँचेगा तो यहाँ पर भोजन का पाचन होता है, इसीलिए यहाँ भी ग्लैंड का होना आवश्यक है, क्योंकि ग्लैंड रहेगा तभी उसमें से एंजाइम निकलेगा और एंजाइम निकलकर भोजन के पार्टिकल्स का पाचन करेगा। तो यहाँ पे जो ग्लैंड्स होता है उस ग्लैंड्स को हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको हम हिंदी में कहते हैं जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि स्टोमक में पाया जाता है। उसके बाद भोजन पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, और छोटी आंत में जब पहुंचता है तो यहाँ भी भोजन का पाचन होता है। यहाँ भी भोजन का पाचन होता है, लेकिन यहाँ पर भोजन का पाचन कराने के लिए दो ग्लैंड्स होते हैं। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स होते हैं। कौन कौन दो ग्लैंड्स होता है? तो नंबर 1 यहाँ पर होता है एक लीवर, एक होता है लीवर और दूसरा होता है पैनक्रियास। पैनक्रियाज जिसको हम अग्नाशय बोलते हैं, और ये लीवर जिसको हम यकृत या जिगर कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन कराने के लिए इसमें दो ग्लैंड्स ने काम किया। दो ग्लैंड्स में कौन कौन है? एक लीवर है और एक पैनक्रियाज है। यहाँ पर भोजन जब पहुँचता है तो यहाँ पर भोजन का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है। अब इसके बाद भोजन के पार्टिकल्स को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसको और अधिक पचाने की आवश्यकता नहीं है। फाइनली भोजन का पाचन कहाँ जाकर समाप्त हो जाता है? छोटी आंत में। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में जब भोजन पहुँचेगा तो यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर किसी एंजाइम की आवश्यकता नहीं है। और जब एंजाइम की आवश्यकता नहीं है तो यहां पर किसी प्रकार की कोई ग्लैंड की आवश्यकता भी नहीं है। यहां देखें, एनस की मैं बात करूं तो एनस में भी भोजन जाता है तो यहां पर भोजन का पाचन नहीं होता है, इसलिए यहां भी एंजाइम नहीं चाहिए। और जब एंजाइम नहीं चाहिए तो यहां भी किसी प्रकार की किसी ग्लैंड की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर हमको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत एलिमेंट्री कैनल के तहत हमको 6 ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, जहां जहां भोजन का पाचन होता है। और इस भोजन को पाचन कराने वाले जितने भी एंजाइम जिन जिन ग्लैंडों से निकल कर आते होंगे उस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे कि किस ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलकर भोजन के किस कंपोनेंट का पाचन किस ऑर्गन में कर रहा है। इसी टाइप से आपसे सवाल पूछा जाएगा। आप सवालों को एक बार फिर समझिए कि भोजन के किस कंपोनेंट का पाचन किस ग्लैंड से निकलने वाला एंजाइम किस ऑर्गन में जाकर करेगा, यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यही आपको समझना है इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत। तो आइए हम सबसे पहले एलिमेंट्री कैनल के तहत सबसे पहले जानने का प्रयास करें माउथ के बारे में। और जब हम माउथ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो माउथ में दो चीज़ें यहाँ पर हैं, एक टीथ यानी दांत और दूसरा टंग अर्थात जीभ। ये दोनों भोजन के पाचन को तो नहीं कराते हैं, लेकिन दोनों ये सहायक होते हैं। कैसे मदद करते हैं आइए जानते हैं सबसे पहले माउथ के बारे में। तो आहार नाल के अंतर्गत यानी एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत जो पहला ऑर्गन आता है वो ऑर्गन कहलाता है माउथ, जिसको हम मुंह भी कहते हैं। और इस माउथ को साइंस की भाषा में कुछ नामों से जाना जाता है। आइए वो देखते हैं किन किन नामों से इसको जाना जाता है। माउथ को हम जिन नामों से जानते हैं उसमें एक नाम है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, माउथ कैविटी, बकल कैविटी। बकल कैविटी। साइंस की भाषा में माउथ को हम 3 नामों से जानते हैं, ओरल कैविटी, माउथ कैविटी और बकल कैविटी। अब इस ओरल कैविटी या माउथ कैविटी या बकल कैविटी के अंतर्गत जो 2 ऑर्गन हैं जो मुंह में पाया जाता है उसमें एक है टीथ यानी दांत और दूसरा है टंग, टंग यानी जीभ। तो हमें इन 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आइए हम टीथ के बारे में जानकारी हासिल करें कि ये
टीथ क्या है और ये किस प्रकार से भोजन के पाचन में हेल्प करता है। तो टीथ के बारे में मैंने आपको स्पष्ट रूप से इस बात को बता दिया कि दांत भोजन का पाचन नहीं करता है, लेकिन यह भोजन के पाचन में सहायता जरूर करता है। सहायता इसलिए करता है कि जो भी भोजन के पार्टिकल्स को हम लोग खाते हैं, उस भोजन के पार्टिकल्स को काटने का काम, चीरने का काम, उसको ग्राइंडिंग करने का काम, उसको मिक्सिंग करने का काम, ये कार्य कौन करवाता है? टीथ कराता है। यानी भोजन के पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पाचन में हेल्प कराता है, ये काम है टीथ का। तो आइए सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि टीथ के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाता है। स्टडी ऑफ टीथ, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी या कुछ लोग इसी को कहते हैं डेंटोलॉजी। दोनों बात एक ही है, ओडेंटोलॉजी या डेंटोलॉजी। तो दांतों के अध्ययन को हम कहते हैं डेंटोलॉजी या ओडेंटोलॉजी। उसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए कि जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, उन दांतों के डॉक्टर को हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं डेंटिस्ट। अब आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे जीवन में दांत कितनी बार आते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे जीवन में दांत कितने बार आते हैं, तो आप सभी को पता है कि हम लोगों के जीवन में दांत 2 बार आते हैं। हम लोगों के जीवन में 2 बार आते हैं। एक दांत वैसे आते हैं जो कुछ समय के बाद टूट जाते हैं, और एक दांत उन टूटे हुए दांतों के बाद दोबारा आते हैं, लेकिन जो दोबारा दांत आते हैं वो परमानेंट रहते हैं, वो टूटते नहीं हैं, जब तक कि उनमें किसी प्रकार की कोई खराबी न होने पाए। तो हम लोग जो जीव हैं, उन जीवों में 2 बार दांत आता है, और जिन जीवों में 2 बार दांत आता है वैसे जीवों को डाइफाइकोडोंट कहा जाता है। याद रखेंगे, डाइफाइकोडोंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं द्विबार दंती। वैसे जीव जिनका दांत 2 बार आता है, वैसे जीवों को द्विबार दंती कहते हैं या डाइफाइकोडोंट कहते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनके दांत सिर्फ 1 बार आते हैं। जिनके दांत सिर्फ 1 बार आएंगे उन्हें क्या कहेंगे? तो उनको कहते हैं मोनोफाइकोडोंट। मोनोफाइकोडोंट का मतलब हो गया 1 बार दंती। जब 1 बार दांत आए तो उनको कहते हैं मोनोफाइकोडोंट, और जब 2 बार दांत आते हैं तो उनको क्या कहते हैं हम? डाइफाइकोडोंट। अब देखिए, हम लोग के जीवन में जो 2 बार दांत आते हैं, उन 2 बार में दांतों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। जो पहले दांत आते हैं और पहले दांत आने के बाद जब वो टूट जाते हैं, उसके बाद जो दांत आते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो शुरुआत के जो दांत होते हैं उसको हम कहते हैं मिल्क टीथ, या उसको हम कहते हैं टेम्परोरी टीथ। वैसे दांत जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, जो बचपन में आते हैं और बचपन में आने के बाद कुछ समय के बाद फिर टूट जाते हैं। लेकिन वो दांत जो 1 बार टूटने के बाद जब दोबारा आते हैं, और दोबारा आने के बाद वो तब तक नहीं टूटेंगे जब तक उसमें किसी प्रकार की कोई खराबी न होने पाए। तो वैसे दांतों को हम कहते हैं परमानेंट टीथ, जो हमेशा के लिए आते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न बनेगा कि जो 2 बार दांत आता है, तो उन 2 बार दांत आने की प्रक्रिया में कितने दांत ऐसे हैं जो पहली बार आते हैं और कितने ऐसे दांत हैं जो दूसरी बार में आते हैं? तो याद रखेंगे, यहाँ पर जो डाइफाइकोडोंट की मैं बात कर रहा हूं, यही हम लोग हैं। तो डाइफाइकोडोंट में जो 2 टाइप के दांत हो गए, उसमें एक हो गया मिल्क टीथ और दूसरा हो गया परमानेंट टीथ। दूध के दांत, इनको कहते हैं दूध के दांत, और इनको कहते हैं स्थायी दांत। अब मुझे आप बताइए कि जो पहली बार दांत आते हैं, जो दूध के दांत आते हैं, उन दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20। दूध के दांतों की संख्या होती है 20, और जो परमानेंट टीथ होते हैं उन अस्थाई दांतों की संख्या होती है टोटल कितनी? 12। तो यहां पर
अगर हम कहें कि डाइफाइकोडोंट दांतों की संख्या कितनी होती है, डाइफाइकोडोंट का मतलब हो गया कि वैसे दांत जो 2 बार आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो हम क्या बताएंगे 20 होती है, इसलिए कि जब ये टूटते हैं तो दोबारा फिर आते हैं। लेकिन जो एक बार दांत आया है, जो अस्थाई दांत है, जो हमेशा के लिए है, उनकी संख्या कितनी है 12 है। तो जो 12 दांत हैं ऐसे दांतों को हम मोनोफाइकोडोंट में रखते हैं। एक बार दंती यानी मोनोबाइकोडोंट दांतों की संख्या 12 होती है और डाइफाइकोडोंट दांतों की संख्या टोटल 20 होती है। तो दूध के दांत 20 होते हैं जबकि परमानेंट टीथ कितने होते हैं 12 होते हैं। तो अगर मैं टोटल दांतों की बात करूं तो टोटल दांत कितने हो गए, टोटल टीथ की मैं बात करूं कि टोटल टीथ कितने हो रहे हैं, तो टोटल हो रहे हैं कितने 32। अब इन 32 दांतों में कौन कौन से दांत हैं उसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जो 32 दांत हैं उनमें एक दांत है इंसीजर, दूसरा है केनाइन, तीसरा है प्रीमोलर, चौथा है मोलर। ये 4 टाइप के दांत हो गए। इंसीजर जिनको हम कहते हैं कृतंदक, केनाइन जिनको हम कहते हैं रदनक, प्रीमोलर जिसे हम कहते हैं अग्रचवर्णक, और मोलर जिसको हम कहते हैं चवर्णक। तो ये 4 टाइप के दांत हैं। इंसीजर दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है, इंसीजर दांतों की संख्या टोटल होती है 8, केनाइन दांतों की संख्या टोटल होती है 4, प्रीमोलर दांतों की संख्या होती है 8 और मोलर दांतों की संख्या होती है टोटल कितनी 12। तो ये जो 32 दांत हैं वो हमारे माउथ कैविटी के अंदर किस प्रकार से एडजस्ट होते हैं, आइए हम उसको जानने का प्रयास करें। अगर मैं इन 32 दांतों की बात करूं तो इन 32 दांतों की स्थिति जो होती है हमारे 2 जबड़ों के बीच होती है, 2 जबड़ों के बीच होती है। जो ऊपर वाला जबड़ा होता है इसको हम कहते हैं मैक्सिलरी जॉ, इसको हम कहते हैं मैक्सिलरी जॉ, और जो नीचे वाला जबड़ा होता है इसको हम कहते हैं मैंडिबल जॉ, मैंडिबल जॉ, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ये हमारा जो माउथ कैविटी है, जो माउथ है, इसमें एक हो गया ऊपर का जबड़ा और एक हो गया ये नीचे का जबड़ा। तो यहाँ पर 2 जबड़ा होता है और दोनों जबड़ों में टोटल कितने दांत होते हैं 32 दांत होते हैं। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिलरी जॉ होता है वो अस्थाई होता है, परमानेंट होता है, उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि खाना खाते समय या बोलते समय हमारा कौन सा जॉ मूव करता है, कौन सा जबड़ा मूवमेंट करता है, तो याद रखेंगे हमेशा नीचे वाला जबड़ा मूव करता है, ये वाला जबड़ा मूव कर रहा है। जब भी हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, तो यही जबड़ा मूव करता है, ऊपर वाले जबड़े में किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती है। तो मूवेबल कौन होता है मैंडिबल जॉ, अनमूवेबल कौन होता है ये मैक्सिलरी जॉ, इसमें किसी प्रकार का हलचल नहीं होता है। तो जो 32 दांतों का इसमें एडजस्टमेंट होता है वो किस टाइप से होता है उसको ध्यान रखिए। इंसीजर जो दांत होते हैं वो इंसीजर दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है 8। तो जो 8 होती है वो किस टाइप से होता है, तो अपर जॉ में 4 और लोअर जॉ में होता है 4। अपर जॉ में 4, यहां पर इस तरह से 4 अपर जॉ में और 4 होते हैं फिर लोअर जॉ में। अब देखिए, जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि इस इंसीजर टीथ का ही एक और नाम है स्माइल टीथ, इसको हम स्माइल टीथ भी कहते हैं। इसको स्माइल टीथ इसलिए कहते हैं क्योंकि हंसते समय या बोलते समय सबसे पहले कौन सा दांत दिखाई देता है, सबसे सामने वाला दांत दिखाई देता है, और जो सामने वाला दांत दिखाई देता है इसी दांतों को हम कहते हैं इंसीजर, या इसको ही नाम रखा गया है स्माइल टीथ। तो स्माइल टीथ कहता है इंसीजर को, और इंसीजर दांतों की संख्या होती है कितनी 8, 4 अपर पार्ट में और 4 लोअर पार्ट में। उसके बाद जो केनाइन दांत होते हैं, केनाइन दांतों की संख्या होती है 4। इस इंसीजर दांतों के बगल में दोनों साइड अपर जॉ में एक दांत इधर और एक दांत होता है इधर। ठीक उसी प्रकार से जो लोअर होता है मैंडिबल जॉ, इसमें भी एक दांत इस साइड में हो गया और एक दांत यहां पर हो गया। तो इनकी संख्या टोटल होती है 4।
फिर जो प्रीमोलर होते हैं उन दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8। तो इनकी संख्या जब 8 होती है तो 8 किस प्रकार से होता है? 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में। तो 4 जो अपर जॉ में है उसमें किस टाइप से होता है? तो ये इस प्रकार से हो गया, यहां पर ऐसे ऐसे बनावट, और फिर इसमें इस टाइप से 2 नीचे और फिर 2 इस साइड में नीचे। ये हो गया आपको प्री मोलर जॉ। और जो मोलर होते हैं उनकी संख्या होती है 12। तो 12 में 6 जो है ऊपर होता है और 6 होता है नीचे। इस टाइप से ये दांतों का एडजस्टमेंट हमारे माउथ कैविटी के अंदर होता है। तो माउथ कैविटी के अंदर दांतों का एडजस्टमेंट हुआ, उसमें 2 जबड़े हुआ, एक मैक्सिलरी जॉ में और एक हो गया मैंडिबल जॉ में। एक और बातों को समझिए, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि जो परमानेंट टीथ हैं वो तो हो गए आपको टोटल मतलब संख्या, टोटल दांतों की संख्या होगी 32, लेकिन जो परमानेंट दांत आए थे बाद में वो कितनी संख्या में आए थे? 12 आए थे। लेकिन टेम्पोररी जो थे, जो मिल्क टीथ थे, उनकी संख्या कितनी थी? 20 थी। मिल्क टीथ जो दांत शुरू में जमा उसके बाद वह गिर जाता है कुछ समय के बाद, तो मिल्क टीथ की संख्या कितनी होती है? 20। अब ये 20 जो आता है उसमें कौन आता है? जैसे टोटल तो संख्या में हो गया 32, लेकिन जो मिल्क टीथ होते हैं उस मिल्क टीथ में कौन कौन से दांत होते हैं और कौन से दांत नहीं होते हैं? कौन से दांत होते हैं? जो बाद में आते हैं, जो आते हैं वो परमानेंट बनकर आते हैं। और 20 में कौन कौन होता है उसको ध्यान रखिए। इंसीजर जो होते हैं वो 8 के 8 होते हैं। इंसीजर जो दांत होते हैं वो 8 के 8 होते हैं। जो केनाइन होते हैं वो भी 4 के 4 आते हैं मिल्क टीथ में, यानी बचपन में ये भी 4 के 4 आते हैं। प्री मोलर जो होते हैं वो एक भी मिल्क टीथ में नहीं आते हैं, यानी ये शुरू में नहीं आते हैं। तो अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा ऐसा दांत है जो मिल्क टीथ के अंतर्गत नहीं आता है, जो शुरू में नहीं आता है? तो आपका आंसर क्या बनेगा? प्री मोलर। और जो मोलर टीथ हैं, इस मोलर टीथ के दांतों की संख्या टोटल होती है 12, लेकिन ये टोटल संख्या में कितने मात्र आते हैं? तो 8 ही आ पाते हैं। 4 ऐसे इसमें दांत हैं मोलर में जो बाद में आते हैं। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि मिल्क टीथ में कौन से दांत शामिल नहीं होते हैं, मिल्क टीथ में कौन सा दांत शामिल ही नहीं होता है, आता ही नहीं है, शुरू में बिल्कुल नहीं आता है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? प्री मोलर। प्री मोलर दांत मिल्क टीथ में शामिल नहीं है। आप इसको जोड़ेंगे, देखिए टोटल संख्या में कितना आ जाएगा? 20। ये 20 आएगा। तो आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा उस हिसाब से आपको उत्तर देना है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से दांत शुरू में आते हैं, कौन से दांत जो है बाद में आते हैं, तो शुरू में आते हैं कौन कौन? इंसीजर भी आते हैं, केनाइन भी आते हैं। प्री मोलर एक ऐसा दांत हुआ जो बिल्कुल नहीं आता है बच्चे में, ये बाद में आता है। बच्चों में कौन सा दांत शुरू में नहीं होता है? तो बच्चों में कौन सा दांत नहीं आता है? प्री मोलर नहीं आता है। और अगर मोलर की बात करें तो मोलर भी उनमें कितनी संख्या में आते हैं? 8 ही आते हैं। अब सवाल उठा कि ये तो हो गया मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में, लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि जो 4 जो दांत और हैं इसमें मोलर में, ये 4 दांत जो और हैं मोलर में जो बच्चों में शुरू में नहीं आया था, बाद में आता है। 8 तो आ जाते हैं मोलर, लेकिन 4 नहीं आते हैं। तो ये 4 कौन है? तो याद रखिएगा 4 जो दांत आते हैं वो बाद में आते हैं। एक दांत का नाम सुने होंगे आप लोग, विजडम टीथ। विजडम टीथ जिनको हम कहते हैं अक्ल के दांत। अक्ल के दांत। अब आपके दिमाग में ये बातें आएगी कि ये किस टाइप का दांत हो गया? क्या ये दांत जब आता है तो इंसान को अक्ल आ जाता है? ऐसा नहीं है। इस दांत के आने पर अक्ल नहीं आता है, बल्कि इसको हम ऐसे कहेंगे कि जिस समय दांत आता है उस समय इंसान को अक्ल हो जाता है। इस दांत के आने के बाद अक्ल नहीं होता है, अक्ल आने के बाद ये दांत आता है, इसीलिए इसको अकल के दांत कहा गया है। अब इस अकल के दांत को हम क्या मानेंगे, यहां पर ध्यान देंगे। अकल के दांतों को हम कहते हैं वेस्टेजियल ऑर्गन। वेस्टेजियल ऑर्गन, ये वेस्टेजियल ऑर्गन क्या है? तो इसको हम कहते हैं अवशेषी अंग। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो विजडम टीथ होते हैं वो हमारे शरीर में किसी काम के लायक नहीं है। अवशेषी अंग उन अंगों का कहता है जिन अंगों के आने और नहीं आने से हमारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमारे शरीर के लिए बेकार है।
जैसे अगर मैं बात करूं नाखून, वेस्टेजियल ऑर्गन है। सुनते होंगे आप अपेंडिक्स के बारे में, अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टेजियल ऑर्गन है। उसी प्रकार से अगर मैं बात कहूँ विजडम टीथ, अकल के दांत, तो ये भी क्या है, वेस्टेजियल ऑर्गन है। यानी ये दांत आते हैं या नहीं आते हैं, इससे हमारे शरीर पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम के लायक नहीं है, इससे हमारे शरीर का कुछ भी नफा और घाटा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिस समय ये दांत आता है तो इस दांतों के आने से अकल नहीं आता है, लेकिन चूंकि अकल आने के समय आएगा तो इसका मतलब है कि उस समय तक हमारे जो गम है, जो मसूड़े हैं, वो इतने ज़्यादा परिपक्व हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं कि उस मजबूत अवस्था के मतलब गम को तोड़कर उसको फाड़ते हुए ये दांत बाहर निकलते हैं। तो बहुत ज़्यादा कष्ट इंसान को उस समय होता है। इन दांतों से फायदा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आ जाएंगे तो अकल आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम के लायक नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि जब आता है तो बहुत कष्ट होता है। 25-26 साल की अवस्था में दांत बाहर निकलते हैं। उस समय तक इंसानों का गम जो होता है वो काफ़ी मजबूत हो जाता है और उस मजबूत गम को ये चीरते हुए बाहर निकलता है दांत। तो कितना कष्ट होता है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो सवाल उठता है कि इस विजडम टीथ में कौन से दांत शामिल हैं? तो इसी विजडम टीथ में शामिल है कौन से दांत? मोलर दांत, मोलर टीथ। जो मोलर टीथ हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था? चवर्णक, जिनको हम चवर्णक दांत कहते हैं, ये शामिल है। और ये चवर्णक दांत कितने, तो कितने पेयर में जी? तो टोटल कितने? 2 पेयर में, 2 पेयर्स में, यानी टोटल संख्या में 4। तो मैंने अभी इसके पहले जिस बताया था कि 8 दांत तो शुरू में बच्चों में आ जाता है मोलर में, लेकिन 4 जो दांत नहीं आता है वो बाद में आता है। और वो कौन सा दांत है? उसी को हम कहते हैं विजडम टीथ या अकल के दांत, जिनकी संख्या कितनी होती है? 2 पेयर्स में होती है। तो अगर ये कहा जाए कि विजडम टीथ किस प्रकार के दांतों में शामिल हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? मोलर टीथ, चवर्णक। पूछेगा कि विजडम टीथ किस प्रकार का दांत है, तो यह एक वेस्टेजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है, जिसका हमारे शरीर में कोई यूज नहीं है। यह दांत कब आता है? तो अकल आने के बाद आता है। अब देखिए, दांत जो है उसने हमारे मतलब बॉडी को किस प्रकार से भोजन के पाचन में फायदा पहुंचा दिया। कैसे फायदा पहुंचाते हैं, तो ध्यान देंगे इस बात को। जैसे हम बताएं कि हमारे दांत जो है इंसीजर है, एक दांत केनाइन है, उसके बाद प्रीमोलर है, फिर मोलर है। तो ये दांत किस टाइप से हमारे लिए बॉडी के लिए फायदा पहुंचाते हैं, कैसे जो है भोजन का पाचन ये कराते हैं। जो इंसीजर जो दांत होते हैं, आगे वाला दांत जिसको हम स्माइल टीथ भी कहते हैं, यह कटिंग करने का काम करता है। यानी यह भोजन की क्या करता है? कटिंग करता है, काटने का काम करता है। तो इस भोजन के पार्टिकल्स को, जो भी हम भोजन के पार्टिकल्स रोटी खा रहे हैं या फिर चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं, जो कुछ भी खा रहे हैं, उसको काटने का काम जिन दांतों से होता है वो दांतें कौन सी होती हैं? इंसीजर टीथ। याद रखिएगा, हाथी को लेकर भी एक सवाल पूछा जाता है कि हाथी का जो टस्क होता है, हाथी का टस्क का मतलब वो दांत जो बाहर की ओर निकला रहता है। तो हाथी का जो दांत होता है वो उसको किस दांत में रखते हैं? तो यहाँ पर देखिए, हाथी के जो दांत होते हैं जो बाहर की ओर निकले रहते हैं, उसको हम इंसीजर दांतों में रखते हैं। क्योंकि हाथी की जो दांत की बात होती है, आप लोग अक्सर एक कहावत भी सुनते होंगे कि हाथी के दांत दिखाने वाले अलग होते हैं, खाने वाले अलग होते हैं। तो ये दिखाने वाले दांत हैं, उन बाहरी दांत का उसका कोई यूज नहीं है। और वो जो बाहरी उसका जो टस्क होता है, जो दांत होता है, वो किन दांतों में शामिल है? इंसीजर दांतों में शामिल है। तो किस जॉ में होता है? अपर जॉ वाला इंसीजर है कि लोअर जॉ वाला इंसीजर है? तो याद रखेंगे, वो अपर जॉ वाला इंसीजर है। यानी हाथी का जो बाहरी दांत होता है, दिखाने वाला जो दांत होता है, वो अपर इंसीजर का उदाहरण है। तो इंसीजर दांत यहां पर क्या करते हैं? कटिंग करने का काम करते हैं। ये दांत कटिंग करते हैं। जो केनाइन दांत होते हैं वो दांत क्या करते हैं? तो उसको टीयरिंग करने का काम करते हैं। टीयरिंग करने का मतलब क्या हो गया? चिड़ने फाड़ने का काम करेंगे, चिड़ने फाड़ने का काम करता है। जैसे हम लोग तो चूंकि मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्राणियों में आते हैं, मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं और प्लस साग सब्जी भी खाते हैं, तो हम लोग सर्वाहारी में आते हैं। लेकिन जो पूर्णतः मांसाहारी जीव होते हैं ना, उनका ये केनाइन वाला दांत और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे शेर वगैरह हो गया, बाघ हो गया, या हम ये कहें कि लोमड़ी हो गया, ये जो है केवल मांस वगैरह खाते हैं, तो इनका दांत जो होता है केनाइन वाला, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है, काफ़ी नुकीला होता है, ताकि वो आसानी से भोजन की चिड़ फाड़ कर सके और आसानी से भोजन को खा सके।
प्रीमोलर जो दांत होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये ग्राइंडिंग करने का काम करते हैं। ग्राइंडिंग करने का काम का मतलब क्या हो गया, ये पीसने का काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इस दांतों ने काट दिया, इसके बाद इस दांत के पास जब गया तो इसको ये टीयरिंग कर दिया, यानी कि चिरने फाड़ने का काम कर दिया। अब यहाँ पे जब भोजन पहुंचेगा तो ये इसको पीसने का काम करेगा। और जो मोलर दांत होता है वो दो काम करता है, तो एक तो करता है ये ग्राइंडिंग का काम भी करता है, और ग्राइंडिंग के साथ साथ यह मिक्सिंग का भी काम करता है, यानी कि यह पीसता भी है और पीसने के बाद यह मिलाता है किसमें, मुंह के अंदर जो स्लाइवा होता है, जो लार होता है, उस लार के साथ भोजन को क्या करता है, मिला देता है। तो ये दांतों का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अगर ये दांत नहीं रहते तो फिर हमारे लिए भोजन का पाचन कराना बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी खाते हम वो डायरेक्ट हमारे सीधे पेट में चला जाता है, क्योंकि उसको कटिंग वगैरह कुछ कर नहीं पाते, एक तो गले में अटकता भी, लेकिन मान लीजिए चला भी जाता तो फिर ज़्यादा प्रेशर हमारे उन पार्ट पर पड़ जाता जो पार्ट पहले से आसानी से चीज़ें आ रही थी, उनको पचा रहे थे। लेकिन अब जब एकदम बड़ा पार्ट वैसे ही भेज देंगे तो उनको भी काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि सिस्टम ही उस वक्त बैठ जाए जब ज़्यादा लोड पड़ेगा। तो यही बिल्कुल स्थिति यहां पर भी है। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये चारों दांत हमारे भोजन के पाचन में हेल्प करवा रहे हैं। अब देखिए थोड़ा सा इस दांतों से संबंधित एक और प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, डेंटल कुछ फार्मूला के बारे में। डेंटल फार्मूला क्या है, तो डेंटल फार्मूला का मतलब हो गया दो तरह का। एक डेंटल फार्मूला पूछेगा आपको पीडीएफ के बारे में, परमानेंट डेंटल फार्मूला, यानी कि वो दांत जो अस्थाई होते हैं, जो हमेशा के लिए हो जाते हैं। और दूसरा पूछेगा आपको मिल्क टीथ के बारे में, यानी कि टीडीएफ, टेम्पोररी डेंटल फार्मूला, अस्थाई दांतों का फार्मूला। तो परमानेंट डेंटल फार्मूला की अगर हम बात करें तो 32 दांतों के बारे में जानेंगे, और टेम्पोररी का मतलब ये हो गया मिल्क टीथ, तो मिल्क टीथ के अंतर्गत कितने दांतों के बारे में जानेंगे, 20 दांतों के बारे में जानेंगे। तो ये पीडीएफ क्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि अस्थाई दांतों का सूत्र क्या होता है, अस्थाई दांतों का सूत्र क्या होता है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है। जैसे मैं मीन्स 32 की जब बात कर रहा हूं तो मैं क्या बता रहा हूं कि जो इंसीजर होते हैं, इंसीजर या फिर जो केनाइन दांत होते हैं, या प्री मोलर जो होते हैं, या मोलर जो होते हैं, यही आपको दांत है। तो इंसीजर दांतों की संख्या 8, केनाइन दांतों की संख्या 4, प्री मोलर होते हैं 8 और मोलर कितने होते हैं 12। अब इसी पर हमको डेंटल फार्मूला लगाना है कि किस टाइप से डेंटल फार्मूला होगा। तो जो भी मैंने इन दांतों के बारे में बताया कि 32 जो दांत हमारे होते हैं अस्थाई तौर पर, जो हमेशा के लिए रहते हैं, उन 32 दांतों का किस प्रकार से हम डेंटल फार्मूला में बंटवारा करेंगे। तो मैंने बताया कि हमारा जो जॉ है वो दो जॉ हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ, मैक्सिलरी जॉ और मैंडिबल जॉ, ये दो जॉ होते हैं। और इन दो जॉ में ही टोटल इस दांतों का एक पूरा मतलब स्ट्रक्चर रहता है, जिसके अंदर ही रहते हैं दांत। तो किस तरह से मतलब इस डेंटल फार्मूला को हम निकाल लेंगे, तो बस देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे। जैसे ये तो आपके दो जॉ हो ही गए, अब दो जॉ हो गए तो इंसीजर जब 8 हैं तो 4 अपर जॉ में होंगे और 4 क्या होंगे, लोअर जॉ में होंगे। लेकिन हम इस दोनों जबड़े को क्या करेंगे, 20 से एक बार और कटिंग कर लेंगे। ऐसे ऊपर नीचे कटिंग कर लिए, जैसे मान लीजिए कि ये कटिंग कर लिए, ये ऊपर नीचे जब कटिंग कर लिए तो मुझे यहाँ पर बताइए जो इंसीजर टीथ हैं उनकी संख्या कितनी है, 8, 4 अपर जॉ में और 4 हैं लोअर जॉ में। लेकिन जब हमने बीच से कटिंग कर लिया तो 2 इधर हो गए और 2 किधर हो गए, इधर। फिर उसी साइड में जो लोअर जॉ हैं उसमें 2 यहाँ पर हो गए और फिर 2 यहाँ पर हो गए। यानी कि टोटल आप देखें 2 अपर जॉ में बाएं साइड में और 2 जो है अपर साइड में दाएं, अपर जॉ में दाएं साइड में। फिर उसी तरह से 2 लोअर जॉ में बाएं साइड में और लोअर जॉ में ही 2 दाएं साइड में। तो यहां पर ये हो गया इंसीजर दांतों के बारे में कि इंसीजर दांतों का 8 का बंटवारा कर दिए। अगर हमको 4 दांतों का बंटवारा करना होगा तो 4 दांतों का बंटवारा का मतलब क्या होगा, 2 अपर में और 2 लोअर में। तो 2 जो अपर में जाएगा उसमें एक इधर और एक इधर, और जो 2 लोअर में जाएगा उसमें एक इधर और एक इधर, हो गया ना। उसी तरह से प्री मोलर जो है जो 8 हैं, उस प्री मोलर दांतों का जब बंटवारा करेंगे तो 4 अपर और 4 लोअर, 4 में 2 बाएं साइड में और 4 में ही 2 दाएं साइड में। उसी प्रकार से लोअर जॉ में भी 4 में 2 बाएं साइड में और 4 में 2 दाएं साइड में। और फिर मोलर में जब आएंगे तो मोलर दांतों की संख्या कितनी है, टोटल 12।
12 दांत हैं, तो 12 दांत हैं तो 6 अपर जॉ में होंगे और 6 लोअर जॉ में होंगे। 6 जो अपर जॉ में होंगे उसको 3 इस साइड में बांटेंगे और 3 इस साइड में बांटेंगे, यानी 3 नर हो गया, 3 नर हो गया। फिर लोअर जॉ में 3 नर हो गया और 3 नर हो गया। अब मुझे बताइए कि जो डेंटल फार्मूला निकला वो क्या निकला हमारा 21-23, यानी कि यही आपका पीडीएफ का फार्मूला निकल गया। परमानेंट डेंटल फार्मूला आपका क्या निकल गया 21-23। तो 21-23 ये परमानेंट डेंटल फार्मूला है। अब मुझे बताइए कि अगर आपसे कहा जाए कि टेम्पोररी डेंटल फार्मूला निकालिए, तो टेम्पोररी डेंटल फार्मूला में मैंने किन बातों को बताया था? तो मैंने बताया था कि इंसीजर जो दांत होते हैं उन इंसीजर दांतों की संख्या टोटल कितनी 8, ये 8 के हाथों आते हैं। उसी प्रकार जो केनाइन आते हैं वो 4 के चारों टोटल आते हैं। अगर मैं बात किया था प्री मोलर का, तो मैंने कहा था कि जो प्री मोलर होते हैं वो बिल्कुल ही नहीं आते हैं, 0 होते हैं। और यही तो मैं शुरू में बताया हूं कि बच्चों में कौन सा दांत नहीं आता है, प्री मोलर। उसके बाद देखिए फिर हो गया आपका मोलर, और मोलर में कितने आते थे 8 आते थे। टोटल कितने आते थे 8 आते थे। अब अगर हम इनका डेंटल फार्मूला निकालें और इसको फिर उसी तरह से बंटवारा करें, इस तरह से बंटवारा कर दें अपर जॉ लोअर जॉ, और इसको फिर बीच से हमने कटिंग कर दिया बाएं साइड में और दाएं साइड में, तो आप देखें इंसीजर जो 8 हैं उसमें 8 हैं तो 2-2 का बंटवारा होगा, टोटल 2-2 का बंटवारा हो गया। 4 हैं 1-1 का बंटवारा हुआ। 0 हैं तो 0 है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल लिखेंगे नहीं, 0 को लिखना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। 8 हैं तो 8 है तो फिर 2-2-2-2 बस हो गया। ये हो गया टीडीएफ, यानी ये हो गया टीडीएफ का फार्मूला। टेम्पोररी डेंटल फार्मूला कितना होता है 21-2, और परमानेंट डेंटल फार्मूला कितना होता है 21-23। तो ये तो हम डेंटल फार्मूला को समझ गए। अब जैसे देखिए इसे दांतों से संबंधित 1-2 और क्वेश्चन भी हैं, उसको भी आइए हम जानने का यहाँ पर प्रयास कर लें कि किस टाइप के प्रश्न और भी यहाँ से बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। एक सवाल आता है कि थीकोडोंट किसे कहते हैं? ये थीकोडोंट क्या है? आपसे एक टर्म पूछ देगा कि थीकोडोंट से आप क्या समझते हैं। तो हमारे जबड़े में जितनी भी दांत हैं उनका एक अरेंजमेंट है, उनका एक क्रम है कि कितने दांत कहाँ पर हैं, कितने दांत कहाँ पर हैं। जैसे कि जो 2 जबड़ों में जब बंटवारा करते हैं तो आधे अपर जॉ में और आधे होते हैं क्या लोअर जॉ में। तो उनका जो अरेंजमेंट होता है दांतों का, जो दांत उस सॉकेट के अंदर लगे रहते हैं जहाँ पर वो फंसे रहते हैं, उन दांतों का अरेंजमेंट क्या कहलाता है थीकोडोंट। यानी आप लिख सकते हैं दांतों का जबड़े में क्रमिक समूह, जहां दांत स्थित होते हैं, तो थीकोडोंट हम किसे कहते हैं? इसके पहले हमने पढ़ा था डाइफाइकोडोंट, मोनोफाइकोडोंट। डाइफाइकोडोंट क्या था? वैसे जीव जिनका दांत जीवन में 2 बार आता है उन जीवों को डाइफाइकोडोंट में रखते हैं, और वैसे जीवों को हम मोनोफाइकोडोंट में रखते हैं जिनका दांत सिर्फ 1 बार आता है। लेकिन यहाँ पर है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब हो गया कि हमारे मुंह के अंदर, हमारी जबड़े के अंदर दांतों का जो अरेंजमेंट होता है, दांतों का जो बनावट होता है, उसका जो व्यवस्था होता है, जिस टाइप से दांत उसमें रहते हैं, उस अरेंजमेंट, दांतों के टोटल उस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं? थीकोडोंट कहते हैं। अगला आपसे पूछेगा ब्यूनोडोंट क्या है? ब्यूनोडोंट से क्या समझते हैं? तो जो भी हमारी दांतें हैं उन दांतों का जो ये नुकीलापन, जैसे देखिए यहां पर ये इस टाइप से, ये माली दांत हो गया, ये दांत हो गया, इस टाइप से कुछ बनावट है दांतों का। तो ये दांतों का जो नुकीलापन होता है, जो इसका शार्पनेस होता है, दांतों का जो नुकीलापन होता है, जो उसका शार्पनेस होता है, उसी को हम कहते हैं ब्यूनोडोंट। तो लिख देंगे यहां पर शार्पनेस ऑफ टीथ। अब आपसे पूछेगा कि दांतों में डेंटिन पार्ट क्या होता है? डेंटिन पार्ट, तो ध्यान रखेंगे हमारी जो दांत होते हैं उन दांतों की स्थिति को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये आपका दांत हो गया मुंह के अंदर, और ये जो होते हैं ये होते हैं आपको गम्स, मसूड़े।
ये हो गया मसूड़े। और इस मसूड़े के निचले पार्ट को देखिएगा तो कुछ इस टाइप से होता है, ये इस टाइप से होता है। और इस पर ये जो है गम्स के अंदर जो है दांत निकला हुआ है, तो हम डेंटिन पार्ट किसे कहते हैं? जो गम्स के बाहर का जो एरिया होता है दांतों का, मसूड़ों के जो ऊपर होता है, जो चमकीला पार्ट होता है, जो शाइनिंग करता है, जो चमकीला पार्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेंटिन पार्ट। यानी डेंटिन पार्ट वो हिस्सा हो गया जो मसूड़े से क्या होता है? ऊपर होता है। मसूड़ों से ऊपर वाले पार्ट को हम क्या नाम देते हैं? डेंटिन पार्ट। और इन मसूड़ों मतलब इन दांतों का जो निचला पार्ट होता है, यानी जो मसूड़े में धंसा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रूट पार्ट। उसको हम नाम देते हैं क्या? रूट पार्ट। ये रूट पार्ट कहलाता है। अब यहां इसी डेंटिन पार्ट में यह पूछता है कि इस डेंटिन पार्ट की बनावट किससे होती है? यह डेंटिन पार्ट किससे मिलकर बना होता है? तो यह बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। यह डेंटिन पार्ट बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से बना होता है। और साथ ही साथ यह बना होता है इनामेल से। यह इनामेल से बना होता है। और ये इनामेल वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ये इनामेल क्या है? तो दांतों का जो चमकीला पार्ट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। और यह हमारे जबड़े में सबसे कठोर भाग होता है। यानी मानव शरीर की सबसे जो कठोर हड्डी होती है वो कौन होता है? तो दांतों का इनामेल होता है। ये दांतों का इनामेल किस पार्ट में पाया जाता है? यह डेंटिन वाले पार्ट में पाया जाता है। तो ये हो गया हमारे दांतों के बारे में टोटल बनावट का अध्ययन। अब इन दांतों के द्वारा जो भी ग्राइंडिंग किया गया, मिक्सिंग किया गया, या फिर ये कहें टीयरिंग किया गया, कटिंग किया गया, कटिंग करने के बाद से जो प्री मोलर जो टीथ है उन दांतों ने पीसा, और पीसने के बाद जब उसको मोलर के पास पहुंचाया तो मोलर ने उसको पीसा भी, और पीसने के साथ उसको लार के साथ, स्लाइवा के साथ क्या कर दिया? मिला दिया। अब स्लाइवा के साथ जब उस भोजन को मिलाया जाएगा तो स्लाइवा क्या करेगा? स्लाइवा में उस भोजन के मिलने के बाद वहाँ पर पाचन का प्रोसेस होगा। जब स्लाइवा में वो भोजन मिलेगा तो वहाँ पर उसका पाचन होगा। यानी जैसे ही भोजन लार में मिलता है तो लार में कुछ एंजाइम होता है जो उस भोजन का पाचन करने का काम करता है। तो लार में कौन सा एंजाइम है, वो किस ग्लैंड से निकलता है और कैसे भोजन का पाचन करता है, इस प्रोसेस को हम जानेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।